नमस्कार दोस्तों, मैं डीपी सिंह आपका डीपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज पॉलिटी की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत का संवैधानिक इतिहास। भारत के संवैधानिक इतिहास के तहत मैंने अलग अलग स्लाइड में बहुत अच्छे से आपको शॉर्ट पॉइंट दिए हुए हैं। आप बहुत कम समय में इनके सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। इसके साथ ही साथ मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता चलूँगा। दोस्तों, पॉलिटी के जो हमारे वीडियोज़ हैं वो आपके कंटिन्यू आ रहे हैं। जो इस वीडियो का नोट्स होगा वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप इसके नोट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं जो हमारा भारत का संवैधानिक इतिहास है इसके बारे में। भारत का संवैधानिक इतिहास एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। 1600 ईस्वी से शुरू ही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके लिए जो सबसे पहले लिखित संविधान लाया गया, तो वो लिखित संविधान किस में आता है? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो सबसे पहले सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट का पहला जो लिखित संविधान का प्रावधान है वो किस में है? रेगुलेटिंग एक्ट। इसके साथ ही दूसरा अगर आप देखें तो पहले 3 प्रेसिडेंसियों के लिए अलग अलग गवर्नर हुआ करते थे, उनमें से बंगाल के गवर्नर को तीनों प्रेसिडेंसियों का गवर्नर बना दिया गया, ये 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले 1 साल के लिए होता था, उसकी अवधि बढ़ा करके कितनी वर्ष कर दी गई? 4 वर्ष। इसके तहत ही शासन की समस्त शक्तियों को गवर्नर जनरल एवं परिषद को दे दिया गया। इसमें जो बहुमत के आधार पर फैसले थे तो वो लेने की शक्ति दी गई। इसके साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अगर इसको देखें तो इसमें 1774 में कोलकाता में एक 4 सदस्यीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना पूछा जाता है कब की गई? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके जो छठी सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो कंपनी कर्मचारियों को बिना लाइसेंस व्यापार प्रतिबंधित करती है। तो ये 6 प्रमुख बातें हैं जो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में आती हैं। आइए देखते हैं। इसके बाद इसमें कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए एक नया संशोधन एक्ट लाया जाता है जिसे कहते हैं 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसमें 3 प्रमुख बातें देखने को मिलती हैं। एक तो इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का प्राधिकार प्रदान किया जाता है। तो इसमें 3 जो इनके विधि बनाने की शक्ति थी वो दे दी जाती है। कौन कौन से थे वो? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। दूसरा ये था कि गवर्नर जनरल काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया, यानी कि गवर्नर जनरल जो है वो फ्री हो गया। और इसमें तीसरी बात आती है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्ति को सीमित करते हुए राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। तो एक क्वेश्चन सीधे सीधे ये पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा एक्ट आया था जिसने सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम कर दिया था या सीमित किया था? तो वो है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो इसमें 3 प्रमुख बातें हैं जो आपको याद रखनी है। आइए देखते हैं अगला, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। यह अधिनियम कंपनी द्वारा अधिकृत भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज के स्वामित्व के दावे का पहला दस्तावेज था। अर्थात अगर एक बार कहूँ तो जो ब्रिटिश राज था, पहला वैधानिक कहा जाए कि ब्रिटिश राज जो है वो भारत के अंदर है, तो इसका पहला वैधानिक दस्तावेज इसी के तहत आता है। इसमें जो प्रमुख बातें हैं वो क्या हैं? तो आपको बता दूं कि इसका टाइटल ही लिया गया था कि भारत में ब्रिटिश अधिकाराधीन क्षेत्र। इसका मतलब भारत को ब्रिटिश के अधिकार के अंतर्गत लाया गया। तो ये एक तरीके से चार्टर का काम कर रहा था। इसमें जो पहला प्रावधान ये किया गया था कि कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यकलापों को अलग अलग कर दिया गया। तो इसमें क्या किया गया कि व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशकों के हाथों में यथावत रखा गया और राजनीतिक क्रियाकलापों के नियंत्रण के लिए 6 सदस्यीय बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो जो हमने यहाँ पर लिख रखा है आपके, ये 6 सदस्य नियंत्रक मंडल जो है ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये राजनीतिक क्रियाकलापों को देखेगी और इसके साथ ही जो व्यापारिक क्रियाकलाप थे वो यथावत कंपनी के निदेशकों के हाथ में रहेंगे। आइए देखते हैं उसके बाद इनके परिषद में क्या बदलाव लाया गया। तो भारतीय उपनिवेश, माफ़ कीजिएगा, इसमें गवर्नर जनरल की परिषद में जो संख्या थी वो 4 से घटाकर 3 कर दी गई थी। इसमें 1 सदस्य घटा दिए गए। इसके साथ ही साथ गवर्नर जनरल की कुछ शक्तियां बढ़ाई गईं, जिसमें गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया और इसके साथ ही साथ कंपनी के कर्मचारियों को उपहार लेने पर
प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर एक अगला इसमें प्रावधान देखते हैं। तो यहाँ पर गवर्नर जनरल को काफ़ी शक्तियाँ दी गई हैं। गवर्नर जनरल को देसी राजाओं से युद्ध तथा संधि करने से पूर्व डायरेक्टरों से स्वीकृति लेना अनिवार्य कर दिया गया। तो इस तरह देखें तो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है उसके तहत बहुत सारी शक्तियाँ गवर्नर जनरल को दी जाती हैं। आइए देखिए 1786 का अधिनियम क्या कहता है, ये देखते हैं। 1786 का अधिनियम गवर्नर जनरल को वीटो पावर देता है। वीटो पावर कहाँ था? परिषद के निर्णयों पर। इसका तात्पर्य क्या हुआ? इसका तात्पर्य ये हुआ कि गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त कर अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया है। तो विशेष परिस्थितियों में ये अपना वीटो पावर यूज़ कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ से ये पूछा जाता है। दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ, तो यहाँ पर वो प्रधान सेनापति बन जाता है। तो दो वर्ड ये पकड़ के रखें कि 1786 अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दिया जाता है और दूसरा, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियाँ दे दी जाती हैं। इसके बाद आता है 1793 का चार्टर। 1793 का चार्टर ये कहता है कि नियंत्रक मंडल के सदस्यों को भारतीय राजस्व से वेतन दिया जाएगा। तो यहाँ पर वेतन देने की व्यवस्था भारतीय राजस्व से कर दी गई। दूसरा क्या किया गया? ब्रिटिश भारतीय क्षेत्रों में लिखित विधियों द्वारा प्रशासन की नींव रखी गई कि अर्थात जो भी शासन चलेगा वो लिखित होना चाहिए। तो कभी कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम लिखित जो संविधान की बात है वो कहाँ पर मिलती है, तो इसका उल्लेख जो है वो 1793 के चार्टर में मिलता है। इसके अलावा जो अगर नियमों में कोई विभेद है किसी प्रकार का, तो असमंजस की स्थिति है, तो सभी कानूनों व नियमों की व्याख्या का अधिकार न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। इसके बाद आता है 1813 का राजलेख, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं इनके क्या क्या प्रावधान हैं। दरअसल वास्तविकता ये थी कि उस समय जो ब्रिटिश सरकार थी वो कंपनी के एकाधिकार को समाप्त करना चाह रही थी। इसलिए उस पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो ईसाई मिशनरी थे उनमें वो भारत में अधिक मांग कर रही थी, तो इसीलिए इसको पारित किया गया था। तो जब ईसाई मिशनरियों की मांग है और कंपनी के एकाधिकार को कम करना है, तो इसमें क्या किया गया? उन्होंने पहला कार्य ये किया कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धन प्रचार की अनुज्ञा दे दी। अब कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया, लेकिन पूर्णतः समाप्त नहीं हुआ। इसमें याद रखें कि चीन के साथ व्यापार और चाय का जो व्यापार था उसको छोड़ करके कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये आती है कि भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख का प्रतिवर्ष का उपबंध किया गया। इसको ले करके प्राच्य पाश्चात्य विवाद बाद में बहुत उठा, लेकिन उस विवाद को लेकर के बाद में मैकाले द्वारा प्रस्तुत जो अंग्रेजी शिक्षा है वही आगे बढ़ती है। तो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम को लेकर काफ़ी इसके बाद बवाल हुआ था। तो इसीलिए इस पर क्वेश्चन बहुत आता है कि किस चार्टर के तहत भारतीयों की शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए का उपबंध किया गया था, तो वो था 1813 में। इनमें से जो क्वेश्चन है पीसीएस में कई बार पूछे गए, ऐसा ईसाई मिशनरियों को लेकर के 2003 में पीसीएस में पूछा गया है और भारतीयों की शिक्षा को लेकर भी पूछा गया है। इसके साथ ही जो इसमें सबसे दो इम्पॉर्टेंट बातें और देखने को मिलती हैं। चौथा वो ये है कि ब्रिटिश सम्राट की स्वीकृति से कंपनी को गवर्नर जनरल, गवर्नर प्रधान सेनापति की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। फिर स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं में को कर रोपण का अधिकार दे दिया गया, वो टैक्स लगा सकती हैं। तो 1813 के राजलेख में ईसाई मिशनरियों को आप याद कर लें, ईसाई मिशनरियों के साथ 1 लाख रुपए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो दूसरा पॉइंट है कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। चीन का जो व्यापार था चीन के साथ और चाय के व्यापार को भी उसके पास ही रखा गया, इसको बाद में समाप्त भी किया गया। तो आइए देखते हैं कि 1833 का जो राजलेख आता है, चार्टर आता है, उसमें क्या होता है। इसकी बात थोड़ा समझ लेते हैं कि 1813 के चार्टर अधिनियम के पश्चात भारत में कंपनी के साम्राज्य में काफ़ी वृद्धि हुई, जिस पर समुचित नियंत्रण स्थापित करने के लिए ब्रिटिश संसद ने 1814, 1823, 1829 में
अधिनियम द्वारा कुछ अधिकार प्रदान किया। लेकिन इनमें जो 1833 में प्रावधान दिए गए वही इम्पोर्टेंट थे। तो 1833 का जो अधिनियम आया, उन्हीं अधिनियमों में कौन कौन से प्रावधान थे? तो सबसे पहला ये किया गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात था। अब वो प्रशासनिक शक्तियों को बढ़ा रहे थे और बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब यहाँ पर सवाल क्या उठता है कि पहला ये उठता है कि वह कौन सा चार्टर था जिसने भारत में शासन प्रणाली का केंद्रीकरण प्रारंभ कर दिया? तो शासन का केंद्रीकरण जो है वो किसके जरिए है? 1833 के जरिए। अब सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया। अब पूरे भारत के लिए हो गया तो पूरे भारत के लिए वो कानून बनाएंगे ही, और जो वो कानून पारित करेंगे उसको क्या कहा जाएगा? अधिनियम कहा जाएगा, एक्ट कहा जाएगा। इसका मतलब जो ब्रिटेन से आते थे अब वो नियम यहाँ से कई पारित कर सकते थे, उनका समान अधिकार हो जाएगा। अब इतना सारा कार्य होगा तो इसके लिए क्या होगा? इसमें एक विधि सदस्य की भी, तो विधिक परामर्श के लिए गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है इसमें कि जो विधि सदस्य को सम्मिलित किया गया वो इसमें है। इसके साथ ही इसमें और भी प्रावधान है, आइए उनको देखते हैं। इसमें जो कंपनी के साथ आपने देखा था इसके पहले जब 1813 में, तो 1813 में आपने देखा था चीन के साथ जो व्यापारिक एकाधिकार था इसको कम किया गया था। तो 1833 में इसको पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। आप देखेंगे तो कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। फिर कंपनी के अधीन धारण करने के लिए किसी व्यक्ति को धर्म, जन्मस्थान, मूलवंश, रंग के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने का उपबंध किया गया। मतलब इसमें ऐसा कोई भी न व्यक्ति हो जो इनकी वजह से अयोग्यता साबित हो जाए, तो सभी को इसमें नौकरी मिलने के चांसेस हो गए। अब यहाँ दो इम्पॉर्टेंट बातें आती हैं। क्या है? एक तो ये है कि गवर्नर जनरल को संपूर्ण देश के लिए एक बजट तैयार करने का अधिकार मिल गया। तो आप देखें तो 1833 में उसे पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर वो पूरे भारत के लिए कानून भी बना सकते हैं। तो पूरे भारत के लिए कानून के साथ साथ पूरे भारत के लिए एक बजट भी उनको बनाना पड़ेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात हो जाती है कि पूरे भारत के लिए एक बजट तैयार करेंगे। तो आप देखें यहाँ पर दोनों में 1833 के राजलेख को अगर देखें, शुरू से ये 5, 4, 9 पॉइंट अगर देखें तो इन दोनों को मिला करके यदि कहा जाए तो एक संविधान निर्माण का आंशिक संकेत मिलता है। तो एक सीधे सीधे सवाल यही पूछा गया था कि किस राजलेख में भारत में संविधान निर्माण के आंशिक संकेत मिलते हैं। तो ये रहा आपका 1833 का राजलेख। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। 1833 के एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। क्या है? संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल, शासन का केंद्रीकरण, पूरे भारत में कानून बनाने का अधिकार, उसके द्वारा जो कानून बनेगा वो अधिनियम कहलाएगा, विधि सदस्य। उसके बाद आइए देखते हैं आगे क्या है। तो कंपनी के सब व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त और किसी प्रकार के विभेद के आधार पर उनमें सम्मिलित किया जाना नौकरियों में जो कंपनी था। फिर एक बजट तैयार करना और एक तरीके के संविधान निर्माण के आंशिक संकेत 1833 में मिलते हैं। आइए देखते हैं इसके बाद 1853 का राजलेख। 1853 के लिए इसके बारे में जानते हैं क्या है ये। वास्तव में 1853 का चार्टर अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के जो प्रतिक्रियावादी शासन की समाप्ति थी उसकी मांग और गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी जो थे उस समय कंपनी के शासन में सुधार के लिए रिपोर्ट के संदर्भ में पारित किया गया था। इस अधिनियम के जरिए विधायी कार्यों को प्रशासनिक कार्यों से अलग करने की व्यवस्था की गई। तो सबसे पहली बात यह की गई कि जो विधायी कार्य हैं लेजिस्लेटिव वर्क, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क से अलग किया जाए। तो पहला पॉइंट यही हो जाता है। उसके बाद क्या हुआ? इसमें देखा गया कि विधायी कार्यालय को उनका काम कौन करेगा। तो विधि निर्माण के लिए 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब देखो विधान परिषद आ गया ना यहाँ पर, ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये पहले कितनी थी? 12 सदस्य। किसके द्वारा की गई? 1853 के जरिए। तो 12 सदस्यीय विधान परिषद की स्थापना की गई। अब इसमें प्रतिनिधि कौन होंगे? तो इसमें यह किया गया कि क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का सिद्धांत रखा गया कि हर क्षेत्र से लोग इसमें हों, सभी क्षेत्रों से, सभी प्रांतों के, तो इस विधान परिषद में आएंगे। ठीक है। अब चूँकि बंगाल एक बड़ा एरिया था इसलिए उसके प्रशासनिक कार्यों के लिए अलग लेफ्टिनेंट गवर्नर बना दिया गया।
और यहाँ पर जो परामर्श देने के लिए, क्योंकि विधायी कार्यों की ज़्यादा कार्य है यहाँ पर, तो जो यहाँ पर परामर्श देने के लिए विधि सदस्य थे, वो विधि सदस्य को क्या किया गया, पूर्ण सदस्य बना दिया गया 1853 में। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या आ गई, जो हमेशा एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि जो कर्मचारियों की नियुक्ति थी वो प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर कब की गई, तो वो की गई 1853 के राजलेख में। तो 1853 का राजलेख एक तरीके से देखा जाए तो ब्रिटिश काल का एक अंतिम चार्टर था, अंतिम लेख था। और इसके बाद ही आप जानते हैं कि 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम होता है, उसके बाद फिर चार्टर समाप्त हो जाते हैं, फिर भारत सरकार अधिनियम आता है, कंपनी का शासन समाप्त कर दिया जाता है। तो इसको हम लोग अपने अलग वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा जो फैक्ट हैं ये आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। इसके साथ ही अभी जो इसका अगला वीडियो है 1858 से लेकर के जो स्वतंत्रता अधिनियम है वहाँ तक जो हम लोग पढ़ेंगे, उनको डिटेल में पढ़ेंगे, तो उसका वीडियो हम लोग अलग लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।